हेलो एंड वेलकम टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज ये आपका 6 टॉपिक है। इससे पहले 5 टॉपिक मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। उन पांचों टॉपिक्स के आपको नोट्स भी जो हैं इसी तरह के बिल्कुल हैंडमेड नोट्स भी जो मैं हैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आपको दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, एक वीडियो जो है मैंने उसके ऊपर स्पेशल जो है आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया है, जिसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उन सभी पीडीएफ्स के लिंक दिए हैं। इसी चैनल में विजिट करो जाके, वीडियो में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखो अगर आपको नोट्स नहीं मिले। और कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि वो नोट्स डाउनलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करें कि एक चैनल जो है उसका टेलीग्राम का एक ग्रुप बना के उसमें जो है वो प्रोवाइड करवाओ। तो टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी अपने पीडीएफ डाउनलोड करने में, तो मैं पीडीएफ वहाँ भी डायरेक्टली जो है आपको सेंड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो आप उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और फर्दर अपडेट्स के लिए जो है, रेगुलर अपडेट्स इस चैनल के लिए जो है, आप इसका जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज जो है ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जो आज का कंसेप्ट है उसके ऊपर चलते हैं। जो आपका 6 टॉपिक है वो है फैक्टर प्राइसिंग। आपको फैक्टर प्राइसिंग जो है वो बताना है विद द रेफरेंस ऑफ जो दो आपकी थ्योरीज हैं। एक है आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और दूसरी है आपकी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो आपको जो है फैक्टर प्राइसिंग जो है वो बताना है विद द रेफरेंस ऑफ 2 थ्योरीज। ठीक है, आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक ही थ्योरी कवर करेंगे, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट कवर करेंगे। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम कवर करेंगे, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगी वीडियो काफ़ी, इसलिए जो है एक ही जो है थ्योरी है आज वो कवर करेंगे, दूसरी बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये फैक्टर प्राइसिंग क्या चीज़ है। फैक्टर प्राइसिंग का कंसेप्ट जो है हमें वो पता होना चाहिए सबसे पहले। तो किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपको पता है, मैं आपको सबसे पहले उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाता हूँ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये समझना होगा कि फैक्टर प्राइसिंग आखिर चीज़ क्या है, हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। तो फैक्टर प्राइसिंग सबसे पहले तो जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। फैक्टर प्राइसिंग में आप लिखा देख रहे होंगे, इन द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग वी स्टडी हो द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अवॉर्डेड फॉर देयर सर्विसेज और फंक्शन परफॉर्म्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ से हमें इतनी चीज़ समझ आई कि फैक्टर प्राइसिंग जो है वो एक रिवॉर्ड है जो हम किसको देते हैं, फैक्टर्स को देते हैं। किसके लिए? जो वो अपनी सर्विस देते हैं हमें। किस में? फैक्टर के प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो वो अपनी सर्विस देते हैं उसके लिए हम उन्हें जो रिवार्ड देते हैं उसे हम फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग का सीधा सीधा मतलब ये है, जो भी फैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनसे जो सर्विस ले रहे हैं उसके बदले हम कुछ ना कुछ उन्हें देंगे, वही जो है उसे फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं। अब जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये सबको पता है, कॉमन चीज़ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो 4 होते हैं। एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, और होता है तीसरा कैपिटल, और लास्ट होता है एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहला जो है लैंड, फिर लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फैक्टर है और किस किस को क्या क्या रिवार्ड दिया जाता है, यानी कौन से फैक्टर का क्या प्राइस है। ठीक है, लैंड का जो प्राइस है वो है रेंट, लेबर का जो प्राइस है वो है वेज, कैपिटल का जो प्राइस है वो है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का जो प्राइस है वो है प्रॉफिट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4 हैं। इसमें से एमसीक्यू नहीं आएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल है, इसमें से इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो आपके 4 हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। लैंड का जो रिवार्ड है, या लैंड का जो हम प्राइस है, या लैंड ऑक्यूपाई करने के बदले में जो हम चीज़ देते हैं, जो उसको हम रिवार्ड देते हैं, वो है रेंट। लेबर को देते हैं वेज, कैपिटल के बदले हमें इंटरेस्ट देना होता है, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? इसके बदले में प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये 4 जो है बेसिक हैं। फैक्टर प्राइसिंग जो है ये चारों के होती हैं, चारों की अलग अलग थ्योरी है, लेकिन आपके सिलेबस में जो थ्योरी है वो सिर्फ रेंट के रिलेटेड है। ठीक है, वो सिर्फ रेंट के रिलेटेड है। हमें देखना है कि रेंट की थ्योरीज कौन कौन सी हैं। रेंट किससे जुड़ा हुआ है? लैंड से। लैंड का प्राइस क्या है? रेंट। और आपके सिलेबस में जो अभी पढ़ना है वो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, यानी और 3 जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको भूल जाओ, लेबर को भूल जाओ, एंटरप्रेन्योर को भूल जाओ, कैपिटल को भूल जाओ। आपको याद रखना है सिर्फ लैंड। हमें पढ़ना है लैंड के बारे में। लैंड का प्राइस है रेंट, और हमें थ्योरी पढ़नी है थ्योरी ऑफ रेंट, जो किसने दी है? डेविड रिकार्डो ने दी है। डेविड रिकार्डो ने थ्योरी दी है थ्योरी ऑफ रेंट, जिसको बोलते हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। हमें इस पर्टिकुलर सिलेबस में वही मेंशन है, हमें वही पढ़नी है। फिर भी इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिनमें से एक के बारे में हमें पढ़ना है, वो है लैंड, जिसका प्राइस जो है वो है रेंट, जिसका रिवार्ड जो है वो है रेंट। अब ये रेंट क्या है? सीधा हुआ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, द डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट विच इज़ द प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ
लैंड। लैंड रेंट क्या है? ये प्राइस है जो पेड किया जाता है किसके बदले? लैंड को यूज़ करने के बदले। लैंड को यूज़ करने के बदले क्या दिया जाता है? रेंट। उसी रेंट की एक थ्योरी है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, जो हमारे सिलेबस में है और हमें करनी है। अब यहाँ से आपका जो असली कंसेप्ट है, जो असल में आपको टॉपिक करना है, वो यहाँ से शुरू होता है, जिसमें से आपको क्वेश्चन भी आएगा। लेकिन इसको समझने के लिए आपको बैकग्राउंड का पता होना बहुत ज़रूरी था। तो हम स्टार्ट करते हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। सबसे पहले तो रिकार्डो जो है, डेविड रिकार्डो जो है, वो रेंट के बारे में क्या कहता है, रेंट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो हमें समझना है। तो रेंट के बारे में वो कहता है कि रेंट इज़ द पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल। वो बोलता है जो रेंट है ये एक पोर्शन है, ये एक अर्थ का पोर्शन है, ठीक है, जो अर्थ की तरफ से प्रोड्यूस किया जाता है। हमने तो इसे नहीं बनाया, ये अर्थ की तरफ से है। अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है, आपको पता है, उसके ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला अर्थ का पोर्शन है, उससे क्या कहते हैं हम? लैंड कहते हैं। तो बोल रहा है कि ये ऊपर जो अर्थ ने प्रोड्यूस किया हुआ है, इसमें मैन मेड का कुछ भी जो है रोल नहीं है। और जो है रेंट है, ये एक लैंड का जो एक अर्थ का पोर्शन है, जिसके बदले में हमें क्या देना जो हमें देना पड़ता है किसको? लैंडलॉर्ड को। किस चीज़ के बदले देना पड़ता है? जो कि एक ओरिजिनल और इनडिस्ट्रक्टेबल पावर है सॉइल की। ओरिजिनल मतलब जो पहले से है, ओरिजिनल है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जिसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसी पावर है लैंड की, जिसके बदले में हम रेंट देते हैं किसको? लैंडलॉर्ड को, ठीक है। रिकार्डो क्या कहता है? ऐसे आपको ये पूरा भी आ सकता है, ये पूरा डेफिनेशन लिखी हो कि रेंट इज़ द पोर्शन ऑफ अ प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल। ये पूछते हैं आपको कि ये किसने दिया है, तो आपको याद होना चाहिए डेविड रिकार्डो ने दिया है। या वो आपसे पूछ दें कि डेविड रिकार्डो ने रेंट के बारे में क्या कहा है, और नीचे ऑप्शन हो ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल, तो आपका ऑप्शन सही होगा इनडिस्ट्रक्टेबल ओरिजिनल पावर ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये माइंड में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये वाला जो डेफिनेशन है रेंट की, जो रिकार्डो ने अपने से दी है। अब उसके बाद समझते हैं दो तरह के रेंट होते हैं, एक होता है कंट्रेक्चुअल रेंट, एक होता है प्योर रेंट। कंट्रेक्चुअल रेंट वो होगा जिसके ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, ठीक है। वो हमें इस थ्योरी में स्टडी बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें जो स्टडी करना है वो है प्योर रेंट। प्योर रेंट ऐसा होता है जिसके ऊपर अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, जो पहले से हमें गॉड गिफ्टेड है, नेचर ने दिया हुआ है, हमें सिर्फ उसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, उसी लैंड के बारे में पढ़ना है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कंट्रेक्चुअल रेंट है, जिसके ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है? जैसे ड्रेन हो गया या कोई वेल हो गया, हम कोई कुआं निकाल देते हैं उसमें से, ज़मीन में से, इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें इसमें स्टडी नहीं करना है। हमें स्टडी करना है सिर्फ प्योर रेंट। जैसे नीचे लिखा हुआ दिख रहा है कि रिकार्डो ने कंसीडर किया है ओनली प्योर रेंट को। प्योर रेंट यानी ओरिजिनल और इनडिस्ट्रक्टेबल जो पावर है सॉइल की, उसको उसने कंसीडर किया है, हमें वही पढ़ना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट इस थ्योरी की हमें पढ़नी है अजम्पशंस। अजम्पशंस में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सबसे पहली अजम्पशन है सप्लाई ऑफ लैंड इज इन इलास्टिक, यानी सप्लाई ऑफ लैंड जो है वो कम्प्लीटली फिक्स्ड है। अगर रेंट इंक्रीज होगा तो सप्लाई ऑफ लैंड में कोई चेंज नहीं होगा, यानी हमारे पास एक पर्टिकुलर लैंड है जो ना ही बढ़ाई जा सकती है ना ही कम की जा सकती है, वो फिक्स है, वो इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब एक होता है इलास्टिक, एक होता है इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब जिसको कम या ज़्यादा किया जा सके, वो इन इलास्टिक का मतलब जिसको कम या ज़्यादा ना किया जा सके, जो एक जगह फिक्स हो, ठीक है। तो लैंड जो है उसकी सप्लाई जो है वो फिक्स है, इसने इस थ्योरी में अज्यूम कर लिया है डेविड रिकार्डो ने। उसके बाद बोल रहा है सिंगल कंपोजिट क्रॉप, कॉर्न की उसने क्या ली है? एग्जाम्पल ली है कि सिंगल कंपोजिट क्रॉप होगी। कौन यानी मेज़ यानी मक्का आपकी जो है उसने कौन की एग्जांपल ली है किसकी? मेज़ की। वो बोल रहा है कि इस पूरी लैंड पे एक ही चीज़ की जो एक ही क्रॉप है उसी की कल्टीवेशन होगी, वही ग्रो की जाएगी, वो है आपकी कॉर्न, ठीक है। वही उसकी प्रोडक्शन होगी और किसी चीज़ की प्रोडक्शन नहीं होगी, मेज़ की ही सिर्फ प्रोडक्शन इसमें होगी, ठीक है। और अगर इस किसी लैंड पे इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो वो खाली पड़ी रहेगी, ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं उगाया जाएगा। यानी या तो उसको यूज़ करो कॉर्न उगाने के लिए या उसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। दो ही यूज़ हैं, या तो उसको यूज़ करो या उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद हमारी थर्ड अजम्पशन जो है वो है लैंड डिफर इन क्वालिटीज़, यानी वो बोल रहा है कि जो लैंड है उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, यानी देर आर वेरियस ग्रेड्स ऑफ लैंड, यानी एक जो लैंड है उसको उसने डिवाइड किया है डिफरेंट क्वालिटीज़ में। अब उसकी जो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं
उस किस किस बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, यानी फर्टिलिटी के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे। ये मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा, अभी भी आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। फर्टिलिटी का मतलब कोई जो ज़मीन है वो ज़्यादा उपजाऊ होगी, कोई जो ज़मीन है वो कम उपजाऊ होगी, यानी कम प्रोडक्टिव होगी, उसकी प्रोडक्शन कम होगी, उसमें जो है फर्टिलिटी कम होगी, कुछ में ज़्यादा होगी। और लोकेशन के अकॉर्डिंगली उसने जो बेसिस, उसने जो डिवाइड किया है लैंड को, उसका ये मतलब है कि कोई ज़मीन जो है वो अर्बन एरिया में पास में होगी, जिसकी वजह से उसका रेंट जो है ज़्यादा होगा, या जिसकी वजह से उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। अर्बन एरिया के पास में होगी, उसमें रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी, और या फिर कुछ रूरल एरियाज़ की होंगी जो दूर दराज के इलाके में होगी, उसकी डिमांड थोड़ी कम होगी। ठीक है, इस बेस पे उसने बोला है कि लैंड जो है डिफर करेंगी क्वालिटीज़ में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट वो बोल रहा है परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट फॉर लैंड। ठीक है, बोल रहा कि जितनी भी लैंड अवेलेबल हैं उनका परफेक्ट कंपटीशन है, यानी उनके प्राइसेस जो हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है कि प्राइसेस में चेंज नहीं होगा या रेंट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले वो एग्जांपल ले रहा है कि लैंड तो डिफर कर रही है, लेकिन जो है उनकी एक जगह पे एग्जांपल लेके वो बोल रहा है कि उनकी क्वालिटी सेम रहेगी, जिस वजह से उनके प्राइसेस भी सेम रहेंगे और परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन का ये मतलब है कि सबके पास एक जैसी लैंड है, सभी लैंडलॉर्ड के पास में एक जैसी लैंड है, वो लैंड जो है फार्मर को दे रहे हैं। फार्मर की अब मर्जी है, जो मर्जी लैंड वो ले सकते हैं, क्योंकि सभी लैंड जो है एक जैसी हैं। इस एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर जम्पशन में सभी लैंड एक जैसी हैं, और वो कोई भी लैंड जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है, जिसकी वजह से जो है प्राइसेस जो हैं वो चेंज नहीं कर सकते लैंडलॉर्ड, क्योंकि सभी लैंड जो है एक जैसी हैं। ठीक है, इस वजह से जो है प्राइसेस चेंज नहीं होंगे, परफेक्ट कंपटीशन रहेगा लैंड के मार्केट में। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा है कि जो फार्मर्स होंगे वो अपनी लैंड जो है लैंडलॉर्ड से लेंगे, और लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो फार्मर्स को जो है अपनी लैंड देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये थी इसकी assumptions। उसके बाद नेक्स्ट जो है इस थ्योरी के बारे में वो ये है, इस थ्योरी में जो है उसने रिकार्डो ने जो है दो रेंट्स को डिस्क्राइब किया है, जिसके बदले, जिसके थ्रू, जिसके मदद से, जिसकी हेल्प से वो एक्सप्लेन कर रहा है पूरी रेंट की थ्योरी को। ठीक है, हम वो जो है रीजंस पढ़ेंगे कि जिसकी वजह से ये रेंट, वो बोलता है कि रेंट अराइज होता है। वो दो रीजंस, एक है स्कैरसिटी रेंट, दूसरा है डिफरेंशियल रेंट। इन दोनों को मैं अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ, आगे हमने इसी चीज़ को जो है ब्रॉडली पढ़ना है। फर्स्ट जो है आपका स्कैरसिटी रेंट, ये है स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो, जिसकी डिमांड तो ज़्यादा होगी लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो कम होगी। ठीक है, जैसे द स्कैरसिटी ऑफ लैंड रिलेटिव टू द डिमांड विल गिव राइज टू द रेंट। अब ये क्या होगा कि स्कैरसिटी रेंट जो होगा वो इसलिए होगा क्योंकि उस लैंड की डिमांड तो ज़्यादा होगी लेकिन उस लैंड की सप्लाई नहीं होगी, और हमें पता है जब उस किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो स्कैरसिटी रेंट है वो इसलिए अराइज होगा क्योंकि उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। जब हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा तो मैं अच्छे से बताऊंगा किस तरह से स्कैरसिटी रेंट जो है अराइज हो रहा है, एग्जिस्टेंस में आ रहा है, मर्ज हो रहा है। ठीक है, दूसरी तरह का जो रेंट है वो है डिफरेंशियल रेंट। डिफरेंशियल रेंट ऐसा रेंट होता है, ऐसी लैंड होती है जो कि डिफरेंट होती है क्वांटिटी, उसकी अपनी फर्टिलिटी में या लोकेशन में या फिर किसी और तरह की कंडीशन में, जिसकी वजह से रेंट अराइज होता है। यानी एक लैंड जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है, जिस वजह से उसको जो है उसकी डिमांड ज़्यादा है और फिर उसका जो है रेंट देना पड़ रहा है ज़्यादा, और दूसरी जो है कम है जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम है। ठीक है, इस वजह से भी रेंट जो है अराइज होता है। इन्हीं दो चीज़ों को इस पूरी थ्योरी में हमें एक्सप्लेन करना है और बताना है कि किस तरह रेंट जो है अराइज होता है। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट है वो है स्कैरसिटी रेंट। ठीक है, हमने पहले पढ़ना है पूरा स्कैरसिटी रेंट के बारे में। अब स्कैरसिटी रेंट में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि द इमरजेंस ऑफ लैंड रेंट, यानी कि कैसे लैंड रेंट आ रहा है, वो क्लासिकल ने जो है इजीली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब क्लासिकल ने इजीली एक्सप्लेन किया है मतलब रिकार्डो ने जो है इजीली एक्सप्लेन किया है। रिकार्डो जो है एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि 2 तरह के या 3 तरह के या 4 तरह के जो है हर एक सब्जेक्ट्स में जो है पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, थॉट्स होते हैं स्कूल्स के। इसी तरह इकोनॉमिक्स में जो है एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, एक केन्सियन इकोनॉमिस्ट हैं, एक नियो क्लासिकल्स हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है ये रिकार्डो ने दी है, और रिकार्डो जो है एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जो इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है ईजिली, वो एक इमेजिनरी आइसलैंड ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं बिल्कुल ईजिली समझाऊंगा, आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड यहाँ पे इसके फैक्ट्स हैं वो आपको मेरे नोट्स में जो है मिल जाएंगे ईजिली। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में ये समझाऊंगा कि किस तरह से उसने एक आइसलैंड की एग्जांपल ली और फिर ये एक्सप्लेन किया कि एक आइसलैंड पे जब पॉपुलेशन जो है एक शिफ्ट होगी, सेटल होगी, तो उसके बाद किस तरह से रेंट जो है आपका अराइज होगा। ओके, यहाँ पे रिकार्डो जो है वो एक एग्जांपल ले रहा है आइसलैंड की। ठीक है, वो बोलता है कि एक आइसलैंड है जो बहुत दूर है,
जो बहुत दूर है या कहीं पे एक आइसलैंड है, आपने इतना बस याद रखना है। और कुछ लोग जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जो आइसलैंड है वो सिर्फ एक आइसलैंड है, लेकिन उसके ऊपर जो लैंड है वो डिवाइड की गई है अलग अलग लैंडलॉर्ड्स के ज़रिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको मैंने एक डायग्राम में समझाया है, एक आइसलैंड है उसको मैंने 3 भाग्स में डिवाइड किया हुआ है, लैंड 1, लैंड 2, लैंड सेकंड। और ये जो सभी लैंड्स हैं ये अलग अलग लैंडलॉर्ड्स की हैं, ठीक है। अब मान लो जब वो एग्जांपल लेता है तो, और सबसे पहले बात, ये जो सभी लैंड्स हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, इनकी फर्टिलिटी सेम है, होमोजीनियस लैंड है और सभी एक जैसी हैं, ठीक है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब जब कुछ लोग आ रहे हैं, सबसे पहले आएंगे लैंड 1 पे, ठीक है। कुछ लोग आ रहे हैं इस आइसलैंड पे और आके रह रहे हैं, सबसे पहले आएंगे लैंड 1 पे। अभी उनके पास ऑप्शन है वो लैंड 1 पे रहें, लैंड 2 पे रहें, लैंड 3 पे रहें, क्योंकि सभी लैंड जो है फ्री पड़ी हुई है, ठीक है, सभी लैंड जो है खाली पड़ी है। लेकिन वो आके अगर सेटल हो जाते हैं लैंड 1 पे, ठीक है, लैंड 1 पे वो रह रहे हैं। जैसे वो लैंड 1 पे रहेंगे तो सबसे पहले वहाँ शुरू करेंगे कल्टीवेशन ऑफ कॉर्न, ठीक है। अब कॉर्न की कल्टीवेशन जब वो कर रहे हैं, मेज़ की कल्टीवेशन वहाँ पे कर रहे हैं, उसको उगा रहे हैं, तो सबसे पहले वो वहाँ पे उगाएंगे, ठीक है। अभी तक जो है लैंडलॉर्ड, जो लैंड 1 का लैंडलॉर्ड है, वो उनसे कोई चार्ज जो है, कोई रेंट जो है नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो उनको बोलेगा कि भाई इसके लैंड के ऊपर रहने का रेंट दो, तो वो उस लैंड को छोड़ के लैंड 2 पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, लैंड 2 भी अभी फ्री पड़ी हुई है, ठीक है। सेम जो है उनकी फर्टिलिटी है, उतनी ही कॉर्न जो है वहाँ से भी उगाई जा सकती है, ठीक है, तो वहाँ जा सकते हैं। इसलिए अभी तक जो लैंडलॉर्ड है वो उनसे कोई लैंड जो है नहीं, कोई रेंट जो है नहीं ले सकता, ठीक है। होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि सबसे पहले एक लैंड पे एक आइसलैंड है, उस पर उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मतलब 3 नहीं उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे उस पर लैंड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडलॉर्ड्स ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। अब कुछ लोग आ रहे हैं उस आइसलैंड पे रह रहे हैं, वो किसी भी लैंड पे अगर जाएंगे तो वहाँ कॉर्न की खेती जो है वो करेंगे, कॉर्न की कल्टीवेशन जो है वो करेंगे, ठीक है। कॉर्न की कल्टीवेशन जब वो करेंगे तो अभी तक उनसे जो लैंडलॉर्ड है उस लैंड का, उनसे कोई भी चार्ज जो है, कोई भी रेंट नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो उनको रेंट लेने के लिए, क्या रेंट के लिए बोलेगा, तो वो सिंपली एक ही आंसर देंगे कि हम दूसरी लैंड पे शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी लैंड भी अवेलेबल है, क्योंकि दूसरी लैंड की फर्टिलिटी भी सेम है, सेम क्रॉन उस पर भी कल्टीवेट की जा सकती है। तो अभी तक जो है जो लैंडलॉर्ड है उनसे कोई लैंड नहीं ले सकता, ठीक है। अब जो है फर्दर जो है इंक्रीज हो गया, और जो लोग हैं और लोग आके इस आइसलैंड पे रहने लग गए, ठीक है। फर्स्ट लैंड थी जो तो ऑलरेडी फुल थी, अब दूसरी लैंड है जो वो भी फुल हो गई, ठीक है, अब वो भी आके फुल हो गई। अब सेम प्रोसेस इस पे भी है, अभी तक जो है लैंडलॉर्ड इनसे कोई भी चार्ज नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास ऑप्शन है, थर्ड लैंड जो है वो भी फ्री पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है, एज लॉन्ग एज लैंड इज आइडल, मतलब लैंड अभी वेस्ट पड़ी हुई है, लैंड अभी खाली पड़ी हुई है, दी प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न विल बी इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो कोई भी जो नई लैंड है उसको ऑक्यूपाई करके जो वहाँ से लोग आए हैं वो वहाँ कल्टीवेशन कर सकते हैं कॉर्न की, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है आगे, द रेंट विल नॉट अराइज, मतलब रेंट नहीं लिया जा सकता, कब तक, व्हेन देयर इज स्टिल सरप्लस लैंड फॉर यूज, जब तक कि अभी और लैंड पड़ी हुई है खाली यूज़ करने के लिए। बिकॉज काज क्या है, इसका रीज़न क्या है, द डिमांड फॉर लैंड इज रिलेटिवली लेस देन द सप्लाई ऑफ इट, यानी डिमांड जो है वो कम है और लैंड की सप्लाई अभी ज़्यादा है, यानी लोग कम हैं और लैंड बहुत ज़्यादा अभी बची हुई है। इन अदर वर्ड्स लैंड इज़ येट नॉट स्केयर इन रिलेशन टू डिमांड, यानी लैंड अभी स्केयर नहीं हुई, कम नहीं हुई, लिमिटेड नहीं हुई, किसके रिलेशन में, डिमांड के रिलेशन में, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब मान लो कुछ और फार्मर जो है आ जाते हैं इस आइसलैंड पे, ठीक है, इस आइसलैंड पे जिसकी एग्जांपल मैंने ली है इस पर्टिकुलर फिगर में, यहाँ पे जो तीसरी लैंड बची हुई थी, अब उस पे भी आके लोग जो है रहने लग जाते हैं। अब पूरा आइसलैंड जो है वो फुल हो चुका है, ठीक है, अब पूरा आइसलैंड जो है फुल हो चुका है, कोई जगह जो है उस पर नहीं बची, और कल्टीवेशन जो है वो हो रही है, किसकी, कॉर्न की, मेज़ की कल्टीवेशन जो है, मक्का की कल्टीवेशन जो है वो हो रही है। अब वो लैंड पूरी तरह से फुल है। अगर अब उसके बाद और कोई लोग जो हैं उस पर्टिकुलर आइसलैंड पे आएंगे, तो अब जो है, अब लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट ले सकता है। क्यों? यहाँ पे लिखा है इफ़ एनी, सॉरी, हाँ, टू द सम ऑफ सो लॉन्ग एज लैंड इज़ नॉट स्केयर, क्योंकि अब लैंड जो है वो पहले तो ये है, ये उससे पहले वाला बता रहा हूँ मैं,
सम अप एज लॉन्ग एज लैंड इज नॉट स्केयर रेंट कैन नॉट अराइज। ये तो हमें पता है, जब तक लैंड स्केयर नहीं होगी रेंट अराइज नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, सो दैट डिमांड फॉर कॉर्न बिकम सो लार्ज दैट ऑल अवेलेबल लैंड इज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। और जो कॉर्न उगाने की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, मतलब लैंड और ऑक्यूपाई होती जा रही है, और अब कोई लैंड जो है नहीं बची, पूरी लैंड जो है कल्टीवेशन में अवेलेबल, कल्टीवेशन में लग चुकी है, कल्टीवेशन में हो चुकी है, कोई भी लैंड खाली नहीं बची है। अब क्या होगा, सिंस इट हैज़ अराइज इन ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ लैंड। अब अगर कोई और लोग आएंगे तो उनको वहाँ रहने के लिए रेंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लैंडलॉर्ड उनको बोलेगा आपको रेंट देकर ही यहाँ पे रहना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप कहीं और जाना चाहते हो तो कहीं और तो वो जा नहीं सकते, क्योंकि जो फर्स्ट लैंड वाले थे उनके पास तो ऑप्शन था सेकंड में जाने का, सेकंड वालों के पास ऑप्शन था थर्ड में जाने का। लेकिन थर्ड वालों के बाद अब जब पूरा आइसलैंड फुलफिल हो गया है, सेटल हो गया है, सेटलमेंट हो गई है, तो अब और जो लोग आएंगे वो कहाँ जाएंगे, तो उनको उस आइसलैंड पे रहने के लिए रेंट देना ही पड़ेगा। अब जो है रेंट का कंसेप्ट यहाँ पे आया। ये रेंट क्यों आया? क्योंकि स्केरसिटी हो गई थी, किसकी? लैंड की कमी हो गई थी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्केरसिटी लैंड। होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब लैंड जो है उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, लेकिन उसकी सप्लाई कम है, वो स्केयर हो चुकी है, जिसकी वजह से अराइज हुआ क्या? स्केरसिटी रेंट। अब जो है लैंडलॉर्ड उनसे रेंट ले सकता है ये बोल के कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको रेंट जो है वो देना पड़ेगा। तो होप स्केरसिटी लैंड जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये इस डायग्राम पे भी मैंने बताया, लेकिन इस डायग्राम को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके एमसीक्यू बनेंगे वो इस कंसेप्ट में से बनेंगे, ना कि डायग्राम से बनेंगे। फिर भी मैंने डायग्राम यहाँ पे दी है, ठीक है। जो आपको ये लाइन वाला पोर्शन दिख रहा है P1 F E और H वाला, ये पूरा रेंट है जो लास्ट पे अराइज होगा स्केरसिटी की वजह से, ठीक है। ये आपको सिर्फ इतना माइंड में रखना है, बाकी इस डायग्राम को इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो रेंट है इसमें वो है डिफरेंशियल रेंट। जैसे हमने शुरू में देखा कि दो तरह के रेंट हैं, दो तरह के रीजंस हैं, एक है स्कैरसिटी रेंट, दूसरा है डिफरेंशियल रेंट। अब डिफरेंशियल रेंट क्या होता है? तो हमने पढ़ा कि स्कैरसिटी रेंट में हमने अज्यूम किया था कि लैंड एक जैसी है, ठीक है, इक्वलिटी है लैंड में, फर्टिलिटी एक जैसी है, उनकी लोकेशन एक जैसी है, वेल सिचुएटेड है, ठीक है। फर्टिलिटी इन द, मैंने आपको बोला था कि मैं आगे आपको समझाऊंगा कि फर्टिलिटी का क्या मतलब है, लोकेशन का क्या मतलब, सिचुएशन का क्या मतलब है। तो फर्टिलिटी मतलब कि एक लैंड कितनी प्रोडक्टिव है, ठीक है, दूसरे के मुकाबले, और सिचुएशन का मतलब कि लोकेशन कैसी है, वो उनके पास रोड है या वो अर्बन एरियाज में रहती हैं तो कहाँ पे वो उनकी सिचुएशन क्या है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल रेंट में हमने पहले हमने ये माना था स्कैरसिटी में सभी एक जैसी हैं, सबकी फर्टिलिटी एक जैसी है, लेकिन और अब जो है, अब रिकार्डो ये बात बोल रहा है कि सम लैंड यील्ड मोर आउटपुट देन अदर्स, दस दिस डिफरेंसेस ब्रिंग अबाउट डिफरेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब वो बोल रहा है कि सभी लैंड्स एक जैसी नहीं हैं, सब में जो है डिफरेंसेस हैं, किसमें? फर्टिलिटी में भी, लोकेशन में भी, सिचुएशन में भी क्या है? डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। किसमें? एक तो डिफरेंसेस है ही उनमें, इसके बाद फर्दर डिफरेंसेस किस चीज़ में आ रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अब ये क्या चीज़ है कि मतलब कि जो लैंड कम फर्टाइल है, ठीक है, लेस फर्टाइल है, उस लैंड को जो है मैनुअली जो है फर्टिलाइज़र दे के उसकी जो है इंक्रीज़ की जाए प्रोडक्टिविटी, और फर्टिलाइज़र के ऊपर जो कास्ट खर्च होगी या कुछ और तरह के टूल लगाएंगे हम आर्टिफिशियल, जिससे उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे हम, तो इसमें जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारी बढ़ेगी, ठीक है। जो हमारी कॉस्ट लगेगी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, उसमें भी डिफरेंसेस होंगे, यानी जो ज़्यादा फर्टाइल है उसको तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगी, और जो कम फर्टाइल है उसको थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, ज़्यादा टूल्स चाहिए, ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए, तो इसलिए उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो होप ये आपको समझ आ गया कि डिफरेंसेस हैं लैंड में, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी डिफरेंसेस हैं। और अब वो जो रिकार्डो है वो तीन तरह की लैंड बोल रहा है, एक है ग्रेड ए, दूसरी ग्रेड बी, तीसरी ग्रेड सी। जो ग्रेड ए लैंड है ना, ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, सुपीरियर मोस्ट है और सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी, ठीक है। दूसरी जो है वो है ग्रेड बी। ग्रेड बी जो है वो ए और सी के बीच वाली है, यानी ना ही ज़्यादा फर्टाइल है ना ही कम फर्टाइल है, और जो सी है वो प्योरेस्ट मोस्ट प्योरेस्ट है, ठीक है, यानी सबसे लेस फर्टाइल है, ठीक है। तो इस पे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। तीन तरह की लैंड है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ठीक है, इसको आप समझ लेना है। अब सबसे पहले एग्जांपल लेंगे ग्रेड ए की। अब ये जो ग्रेड ए है ना, ये ग्रेड ई लैंड इज़ येट लाइंग आइडियल देयर विल बी नो रेंट, यानी जब तक ये ग्रेड ए की जो लैंड है, जब तक इस पे कुछ ना कुछ लैंड जो है बची रहेगी, ऐसे खाली रहेगी, तब तक इसके ऊपर रेंट नहीं होगा। यानी अब देखो,
जो जो फर्टाइल लैंड है उसके ऊपर सबसे पहले आइसलैंड की फिर से एग्जांपल लो, और एक आइसलैंड है जिसके ऊपर 3 ग्रेड तरह की लैंड है, जैसे ए बी और सी। सबसे पहले लोग आए और वो ए ग्रेड की जो लैंड है उसके ऊपर कल्टीवेशन कर रहे हैं, और जब तक ए ग्रेड की लैंड जो है वो कुछ बची रहेगी, पूरी तरह से फुल्ली ऑक्यूपाई नहीं हो जाएगी, तब तक कोई रेंट जो है नहीं पे होगा। क्यों नहीं होगा वो बताता हूँ आगे। अब जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगी आइसलैंड पे, तो फिर से डिमांड फॉर कॉर्न बढ़ेगी, कॉर्न की कल्टीवेशन की डिमांड बढ़ेगी। तो ग्रेड ए लैंड जो है वो पूरी तरह से कॉर्न की कल्टीवेशन में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, पूरी तरह से वो कवर हो जाएगी। ग्रेड ए वाली लैंड है जो सबसे फर्टाइल थी। अब क्या होगा, नाउ विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड मोर डिमांड फॉर कॉर्न, क्या रिजल्ट आएगा, दो तरह के रिजल्ट आएंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहले समझ लो, ग्रेड ए जो है वो अब फुली ऑक्यूपाई हो चुका है, उसके ऊपर मेज की कल्टीवेशन हो रही है। अब अगर और पॉपुलेशन आती है, और लोग आते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो फर्स्ट ये होगा कि ग्रेड बी की जो लैंड है वो भी ऑक्यूपाई कर लेंगे लोग, ठीक है। अब ग्रेड ए पे तो कुछ जगह बची नहीं, अब ग्रेड बी पे शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि ग्रेड बी जो है वो थोड़ी कम फर्टाइल है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके जो प्राइसेस हैं, मतलब कॉर्न के जो प्राइसेस हैं वो प्रॉफिट नहीं देंगे, उनको प्रॉफिट देंगे, लेकिन उनकी एवरेज कास्ट के बराबर, यानी जितना वो उस पर अपनी कास्ट लगेगी उतना उनको प्राइस भी मिल जाएगा। यानी कल्टीवेशन वहाँ पे भी हो सकती है ग्रेड बी पे भी, ठीक है। हालांकि वो कम फर्टाइल है लेकिन कल्टीवेशन वहाँ भी हो सकती है। कंपेयर टू ग्रेड ए, उस पर जो कल्टीवेशन है वो थोड़ी महंगी होगी क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो, अब जो ग्रेड, अब सेकंड कॉन्सिक्वेंस हो क्या होगा, वो ये होगा कि ग्रेड ए वाली लैंड जो है वो मोर इंटेंसिवली यूज्ड होगी। यानी अगर आपको ग्रेड ए पे जाके कल्टीवेशन करनी है तो आपको कुछ रेंट देना पड़ेगा, या ऐसे बोलो कि जो ग्रेड ए पे कल्टीवेशन होगी उस पर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, ग्रेड बी पे ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा, ग्रेड बी लैंड प्राइस मस्ट बी इक्वल इनफ टू कवर मिनिमम एवरेज कास्ट। इस तो मैंने आपको पहले बता दिया, कल्टीवेशन तभी होगी अगर उसकी एवरेज कास्ट जो है वो कवर होगी, रिकवर होगी, यानी जितनी आप उस पर खर्चा कर रहे हो उतना आपको मिले भी, ठीक है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, हो रही है तभी उस पर कल्टीवेशन हो रही है। और आगे ये भी लिखा है, अदरवाइज इट विल नॉट बी वर्थ वाइल टू कल्टिवेट इट। अगर आपको उसके एवरेज कास्ट के इक्वल रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं तो आप उस पर कल्टिवेशन नहीं करोगे, वो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नाउ ग्रेड बी विल बिकम मार्जिनल लैंड। कैसे मार्जिनल लैंड बन गई, अब देखो, ग्रेड बी जो लैंड है वो उतनी ही कल्टीवेशन हो रही है, जितना उस पर खर्चा हो रहा है उतना ही उस पर प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो ग्रेड ए लैंड है ना वो मोस्ट एक्सपेंसिव है, यानी इंटेंसिवली यूज्ड हो सकती है। अगर आपको ग्रेड ए में लैंड में जाके कल्टीवेशन करनी है तो आपको उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो मोर फर्टाइल है, ठीक है, वहाँ पर लोग कल्टीवेशन करना ज़्यादा चाहेंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो जब आप यहाँ पे कल्टीवेशन करने जाओगे तो आपसे क्यों, पहले तो उससे आपसे लैंडलॉर्ड चार्ज नहीं ले सकता था, ठीक है, लेकिन अब चार्ज ले सकता है। क्यों, क्योंकि वो बोलेगा अगर आपको यहाँ पे कल्टीवेशन करनी है, क्योंकि वहाँ की जो है कल्टीवेशन की इसलिए करनी है क्योंकि वो ज़्यादा फर्टाइल है, अगर वहाँ पे आपको कल्टीवेशन करनी है तो आपको कुछ चार्ज जो है लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो अब ग्रेड बी वाली ए वाली लैंड है ना वो इंट्रा मार्जिनल लैंड होगी, ठीक है। इंट्रा मार्जिनल लैंड होगी यानी वो लैंड होगी जिस पे आपको रेंट देना पड़ेगा। और ग्रेड बी लैंड जो है वो मार्जिनल लैंड है, ठीक है। एक मार्जिनल लैंड है, एक इंट्रा मार्जिनल लैंड है। मार्जिनल लैंड इसलिए है वो क्योंकि वो सिर्फ अपने मार्जिन ही कवर कर पा रही है, जितनी उस पर कास्ट लग रही है उतना ही उस पर रिटर्न आ रहा है, ठीक है, इसलिए वो मार्जिनल लैंड है। लेकिन उस पर कोई रेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर जो ग्रेड बी वाला ऑनर आपसे बोलेगा, लैंडलॉर्ड आपसे बोलेगा कि हमें इसके रेंट दो, तो आप ग्रेड सी पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ग्रेड ए वाला आपसे नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन ग्रेड बी वाला आपसे नहीं ले सकता, लेकिन ग्रेड ए वाला आपसे ऑब्वियसली ले सकता है, क्योंकि वहाँ पे कल्टीवेशन करने से आपको ज़्यादा प्राइसेस नहीं, आपको कम कास्ट लगेगी और ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। और वहाँ की जो ज़मीन है वो ज़्यादा फर्टाइल है, और लैंडलॉर्ड को पता है कि पीपल जो हैं, जहाँ जो लोग हैं वो वहाँ पर कल्टीवेशन करना ज़्यादा पसंद करेंगे, इसलिए वो वहाँ से उनसे चार्ज ले सकता है। अब देखो कि सपोज़ के पॉपुलेशन जो है आइसलैंड पे फिर से इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन आ गई, और अब प्रोड्यूस जो लैंड की कॉर्न की प्रोडक्शन है उसकी डिमांड और बढ़ गई। अब रिजल्ट क्या होगा, अब लोग ग्रेड सी बी को छोड़ के सी पे भी शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब सी पे शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे कल्टीवेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। अब जो ग्रेड ए और बी है ना ये दोनों जो है इंटेंसिवली कल्टीवेटेड होंगी, यानी एज़ कम्पेयर टू ग्रेड सी ये दोनों जो है इनकी कास्ट कम है और इन पे ज़्यादा प्रोडक्शन है, आउटपुट ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा फर्टाइल है एज़ कम्पेयर टू सी। हमने सबसे पहले ही देखा ये कि ए कितनी फर्टाइल है, बी कितनी है और सी कितनी है। अब देखो, नाउ सी ग्रेड लैंड बिकम दी विल बी दी मार्जिनल लैंड। अब वो मार्जिनल लैंड बन गई है, और ग्रेड ए और बी जो दोनों लैंड हैं वो इंट्रा मार्जिनल बन गई हैं, यानी इंट्रा मार्जिनल वाली वो हैं जिनसे रेंट जो है लिया जा सकता है, और जो सी है उससे रेंट नहीं लिया जा सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी जो कंपेरेटिवली उसकी जो
फर्टिलिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी, ठीक है। इसलिए जो है उनसे जो है ज़्यादा लैंड, उनसे जो है रेंट नहीं लिया जा सकता, और ए और बी से रेंट लिया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे उस पर कल्टीवेशन करना, इसलिए जो है उसका रेंट होगा। वो जो इंट्रा मार्जिन होंगी उनसे रेंट लिया जाता है। आपको याद रखना है, इंट्रा मार्जिन जो होती हैं उनसे रेंट लिया जाता है, और जो मार्जिनल होती हैं वो रेंट नहीं देती, नो रेंट लैंड होती हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ डायग्राम से मैंने आपको समझाया हुआ है। वैसे डायग्राम आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली जो डायग्राम है वो ग्रेड ए है, दूसरी जो है ग्रेड बी है, और तीसरी जो है ग्रेड सी है। इनके सभी एक्स एक्सिस पे आपको आउटपुट दिखेगा। एक लाइन आपको कॉमन दिख रही होगी, फर्स्ट वाली डायग्राम पे P1, सेकंड वाली पे P2, थर्ड वाली पे P3। जैसे जैसे आपकी ग्रेड्स आगे के शिफ्ट होते जाएंगे, जैसे आपका ग्रेड ए था वहाँ पे प्राइस कम थे, ठीक है। देखो अब P1 वाली लाइन नीचे है, जो ग्रेड 2 वाली लैंड है सेकंड डायग्राम उस पर P2 ऊपर हो गया है थोड़ा, ठीक है। अब ग्रेड 3 वाली जो लैंड है उसका P3 यानी प्राइस और ऊपर हो गया है। ये क्यों हो गया? क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है ना लैंड की, कल्टीवेशन की, प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हमें पता है हम जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं तो उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, इसी वजह से प्राइस जो है ऊपर होता जा रहा है, प्राइस जो है बढ़ता जा रहा है। अब जो इस पे पोर्शन आपको शेडिड मिल रहा है वो रेंट है, दूसरे में भी जो शेडिड है वो रेंट है। हालांकि वो रेंट कम है और फर्स्ट वाली का रेंट ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट वाली ज़्यादा फर्टाइल है, सेकंड वाली कम है। और थर्ड वाली जो है वो मार्जिनल लैंड है, जिसको नो रेंट देना है, उस पर रेंट है ही नहीं है। उसकी जो एवरेज कास्ट दिख रही है ना आपको, वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है, यानी रेवेन्यू उतनी ही है जितनी आप कास्ट लगा रहे हो, ठीक है। इन दोनों के जो है वो रेंट देना पड़ रहा है, ठीक है। रेंट क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि लोग जो शिफ्ट होकर दूसरे पे गए थे, अगर वो वापस यहाँ पे आना चाहें तो उनको जो है उसके बदले में रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये मोर फर्टाइल लैंड है एज़ कम्पेयर टू सी, ठीक है। ए और बी जो है मोर फर्टाइल है एज़ कम्पेयर टू सी। तो होप ये आपको समझ आ गया। डायग्राम पे आपको कम ही कंसंट्रेट करना है, क्योंकि एमसीक्यू आपको कंसेप्ट में से आएंगे, डायग्राम में से भी आ सकते हैं, लेकिन इतने जो मुझे लगता है डायग्राम्स में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता एमसीक्यू में, ठीक है। लेकिन जब इसके हम एमसीक्यू कवर करेंगे इस टॉपिक के, पर्टिकुलरली 6 टॉपिक के जब मैं एमसीक्यू कवर करूंगा तो मैं आपको डायग्राम के क्वेश्चन भी कवर करवा दूंगा, होपफुली जो है आपको ये कवर करवाऊंगा, ठीक है। अब लास्ट हमने इसको कंक्लूड ये किया कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो थ्योरी थी ये क्यों सोचा, इस थ्योरी का कंसेप्ट जो है रिकार्डो को कहाँ से आया। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 18 या 17 सेंचुरी की बात है, जब नेपोलियन वार चल रही थी। उस टाइम पे कॉर्न के प्राइस और लैंड के प्राइस जो है इक्वली राइज कर रहे थे, ठीक है, दोनों के प्राइस बढ़ रहे थे। तो रिकार्डो ने ये सोचा कि कॉर्न के जो प्राइस हैं वो रेंट बढ़ने की वजह से कॉर्न के प्राइस जो है बढ़ रहे हैं, या कॉर्न के प्राइस बढ़ने की वजह से रेंट के प्राइस बढ़ रहे हैं, कौन से प्राइस जो हैं वो डिटरमाइन कर रहे हैं किसके प्राइस को। यही चीज़ पता करने के लिए उसने ये थ्योरी जो है दी थी। और एंड पे हमें ये पता चला कि क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉर्न के, इसीलिए रेंट बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ मैंने आपको क्या बोला, जब हम शिफ्ट कर रहे हैं ग्रेड ए से बी पे, बी से सी पे, तो प्राइस बढ़ता जा रहा है, यानी जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रेंट जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट इन दिस थ्योरी रेंट इज प्राइस डिटरमाइंड, रेंट जो है प्राइस डिटरमाइंड है। रेंट को कौन डिटरमाइन कर रहा है? प्राइस। पहले प्राइस बढ़ रहा है फिर रेंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन जो है लास्ट पे रेंट जो रिकार्डन थ्योरी है ये देता है रिकार्डो के उस टाइम पे जो कॉर्न और रेंट के प्राइस में रिलेशन था वो ये था, प्राइस बढ़ रहे थे कॉर्न के, जिस वजह से रेंट बढ़ रहे थे, ठीक है। और इस थ्योरी का आल्सो एक क्रिटिसिज्म भी है, हर थ्योरी का होता है, आपको भी इसका क्रिटिसिज्म याद रखना है। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो हैं वो रिकार्डो की थ्योरी से सेटिस्फाइड तो हैं, एग्री तो हैं, लेकिन स्कैरसिटी रेंट के कंटेक्स्ट में। जो दूसरा रेंट उसने बोला है डिफरेंशियल रेंट, उसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं कि सप्लाई ऑफ लैंड और डिमांड ऑफ लैंड जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकती रेंट को। जैसे उसने बोला है कि पहले डिमांड कम थी इसलिए सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा थी सप्लाई कम थी, ठीक है, जिस वजह से रेंट जो है राइज हुआ। तो इस तरह के कंसेप्ट जो है उन्होंने बोला है कि ये अनरियलिस्टिक हैं। उसके बाद जो क्रिटिक्स हैं वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि जो ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टिबल पावर की बात की है किसने? रिकार्डो ने बोला है कि रेंट जो है लैंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है उसने कि ये ओरिजिनल है और इंडिस्ट्रक्टिबल पावर है सॉइल की। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, जो ये पावर है सॉइल की इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर हम कंटिन्यू कल्टीवेशन करते जाएं एक लैंड के ऊपर तो उसकी जो पावर है, उसकी जो इंडिस्ट्रक्टिबल पावर है जो ओरिजिनल, वो जो है डिस्ट्रैक्टिव हो सकती है, वो जो है कम हो सकती है, डिस्ट्रॉय की जा सकती है, या उसको बढ़ाया भी जा सकता है यूज़ करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसलिए जो है ये एक अनरियलिस्टिक जो है एग्जांपल जो है बताई गई है। तो ये थोड़े से क्रिटिसिज्म जो है मैंने आपको बताया, क्रिटिसिज्म भी आपको पता होना चाहिए, इसके भी एमसीक्यू आपको आ सकते हैं। तो होप ये आपको पूरी क्लियर होगी थ्योरी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो इसके रिलेटेड तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल इसका आंसर करूँगा। तो होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
और इसके जो जब हमारे 5 टॉपिक नेक्स्ट हो जाएंगे तो मैं फिर से आपको ये जो मेरे हैंडमेड नोट्स हैं या तो टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे या फिर वीडियो के थ्रू जैसे पहले किया है वैसे आपको ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए मैं सिर्फ आपको 2 ही काम बोलूँगा, या तो एक तो आपको वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप इस वीडियो में आज इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो जल्दी लेके आऊँगा मैं। जो हमारा 7 टॉपिक है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो है हम एमसीक्यू भी कवर करेंगे। और किसी स्टूडेंट ने ये बोला था कि लास्ट ईयर जो आपका पंचायती अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है उसके एमसीक्यू कवर करने के लिए, तो वो भी हम जल्दी जो है इसमें विद एक्सप्लेनेशन में आपको वो एमसीक्यू है जो कवर करवाऊंगा। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम शेयर करना है इन वीडियोज़ को। थैंक यू।